आप अपने व्यक्तिगत ज़िंदगी के बारे में, आप कहाँ पैदा हुए, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही? आप उससे परिचित कराएँ। देखिए, मेरी पृष्ठभूमि पूरी तरीके से गांव की पृष्ठभूमि है। मैं एक किसान का बेटा रहा हूं और गांव के प्राइमरी एजुकेशन से हमारी प्राथमिक शिक्षा हुई है और वहां गांव में ही इंटर कॉलेज था। वहां से मैंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की और पास करने के बाद मैं उदय प्रताप डिग्री कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट के लिए ग्रेजुएशन के लिए मैं आया और वहां से मैंने पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई करने के बाद स्टैटिस्टिक्स से एडमिशन के लिए बीएचयू में गया, लेकिन चूंकि राजनीति में ज्यादा शिक्षा कर पाया, छात्र जमीनी मुद्दों को लेकर के और छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के जो है संघर्ष करना, जनता के बीच में जाना, पैठ बनाना, ये इन सब चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट होने के कारण मैं लगातार आम जनता के बीच बना रहा और जुड़ा रहा। फिर 89 और 89 में मैं कांग्रेस थोड़ा में जुड़ा वीरेंद्र सिंह जी, और वीरेंद्र सिंह कांग्रेस जी, का एक प्राथमिक हम लोग सदस्यता बाद ली। में आपसे ये सब बात करेंगे। और वीरेंद्र जी, हाँ, मेरा आपसे अनुरोध ये है कि हम आपसे आपके प्राथमिक स्कूल के बारे में, उसके शिक्षकों के बारे में, अपने सहपाठियों के बारे में जो आपको याद हो, वो आप हमारे साथ में साझा करने का काम करें। आपने बताया जी किसान घर में आप पैदा हुए, तो आप अगर भाई जी बहनों के बारे में अगर आप बताएं, तो वो असल में एक तरीके का सचित्र चित्रण जो है हम लोग चाहते हैं कि आपके बारे में हो जाए, ताकि आप अपने बचपन को अगर कैसे याद कर पाते हैं। जी वीरेंद्र सिंह जी। जी। मैं अपनी आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहता हूं कि गांव में मेरी शिक्षा हुई और हमारा परिवार एक जॉइंट परिवार। हमारे पिताजी 3 भाई थे और तीनों भाई एक साथ एक ही घर में एक जगह रहते थे। खेती हमारा मुख्य व्यवसाय था। पिताजी हमारे नौकरी में थे, वन विभाग में। उनकी थोड़ी जो कमाई होती थी और कृषि से उत्पादन होता था, उससे घर परिवार चलता था। खेतों में हम लोग काम करके स्कूल की शिक्षा में जाते थे पढ़ने के लिए, विद्यालय में और प्राइमरी एजुकेशन में। हम लोगों के प्राइमरी स्कूल में एक मोतीलाल जी करके थे मास्टर साहब, जो मुझे आज भी याद है। वो हमारे खंडा गांव पड़ता है, हमारे गांव के ही बगल में, और पटेल जाति के थे, लेकिन इतने स्ट्रिक्ट थे और पढ़ाने में और शिक्षा के प्रति इतने समर्पित थे कि अनायास ही यदि कभी दिखते थे तो मैं मिनिस्टर भी हुआ, लेकिन जहां भी मुझे दिख जाते थे गाड़ी तुरंत मैं रोककर पांव छूता था और बिना उनसे हाल चाल लिए उनकी उनकी उनसे पूरी जानकारी, तबीयत और उनको क्या परेशानी है, इन सब चीजों की जब जानकारी लेने के बाद ही मेरी गाड़ी आगे बढ़ती थी। वो एक तरीके से स्कूली शिक्षा में या प्राइमरी एजुकेशन में जो उनके व्यक्तित्व का छाप था, वो छाप कहीं न कहीं हमारे जो जो बचपन के मस्तिष्क में वो पड़ी। इसलिए हम गांव से ज्यादातर जुड़े रहे और 3 भाई बहन हम लोग थे, चाचा के भी लड़के थे और सबके साथ मिल करके खेलना कूदना और छोटी और खेतों में जा करके काम करना। आलू है, गन्ना है और ये मकई है, इन सब को जो है इन इन सब की खेती करना और समय समय पर इनको जो मौसमी चीज होती है उसके उसका आनंद लेना और जो है भैंस दूहना, भैंस गैया रखना, ये सारे काम हमें अपने हाथों से हम लोगों ने किया है।
जी पहले वीरेन सिंचाई जी, के विस्तार आपने जैसे अपने गुरुजी को याद किया, उसी तरीके से आपके कोई सहपाठी हैं जिन्हें आप याद करना चाहेंगे, जिनके जी हाँ, साथ आपका बहुत लंबा से। रिश्ता रहा हो? जी। जी, जी। तो वहाँ जो है कि सारे उस समय सिंचाई के साधन तो होते नहीं थे, तो गाँव में पुरवठ मोट चलता था। तो पुरवठ और मोट के ज़रिए छोटी-सी बने छोटे-छोटे जो खेतों में आलू की खेती है, वो सब सारे काम हम लोगों ने किए। हमारे स्कूल के टॉपर बच्चे थे और मुझे लगता था कि अपने जीवन में तरक्की करेंगे और देश में देश के लिए बहुत जो है कि एक काम करेंगे। लेकिन जब मैं कुछ दिन के बाद यूपी कॉलेज चला आया और यूपी कॉलेज में पढ़ाई पूरी करने के बाद जब सार्वजनिक जीवन में जैसे एज ए मंत्री विधायक बना था, तो एक दिन मैं गांव पे जा रहा था तो देखा कि वो लड़का जो है खेतों में हल चला रहा था। मैंने गाड़ी रोक दी और गाड़ी रोक करके मैं उसके पास गया। मैंने अपने उससे बोला कि यार जरा बुलाओ। आया और मैं बता रहा हूं, देख करके मैं एकदम से सन्न रह गया कि जिस लड़के के कॉपी को देख करके हम लोग पढ़ाई किए और जिस लड़के को देख करके लगता था कि भविष्य में एक कितना बड़ा साइंटिस्ट या कितने बड़े पद पे जाकर देश की सेवा करेगा, वो लड़का आज हल की मुठिया पीछे पकड़े खेतों में हल जोत रहा है। मैंने उसकी आप बीती सुनी। मैंने कहा कि हमारे देश में इतनी विभूतियां हैं, इतने प्रतिभावान हैं, केवल सरकार या कुछ व्यवस्थाओं की कमी के कारण हम उन तक नहीं पहुंच पाते और वो प्रतिभाएं धीरे धीरे विलुप्त हो जाती हैं और अपनी पहचान खो देती हैं। मैं बता रहा हूं तिवारी जी कि वो अपने हाथ से लिख देता था तो अध्यापक की हिम्मत नहीं होती थी कि उसमें से नंबर काट दे, कि कहाँ पेंसिल लगाऊं, कहाँ मैं पेन लगाऊं इसके जो है लिखे सवालों के उत्तर पे। तो ऐसा विद्यार्थी को जब हम इस रूप में देखे तो वो घटना आज भी मेरे अंतःकरण में व्याप्त रहती है। तो बहुत सी ऐसी घटनाएं जीवन की हैं और जिसको कहूंगा तो एक लंबी फरिहस्त हो जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि गांव और जीवन से निकल करके जब राजनीति के क्षेत्र में आया तो मेरे व्यक्तित्व और कृतित्व में भी वो सारी चीजों की छाप आज वीरेन भी जी, है और रहती है। वीरेन जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि राजनीति में आपका प्रवेश किसकी प्रेरणा से हुआ, क्यों हुआ? आप जब राजनीति में आए तो आपकी क्या सोच थी, समझ थी, उद्देश्य था? उसका अगर आप कुछ शेयर करें, क्योंकि ये मतलब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप एक पढ़ने लिखने वाला एक छात्र नौकरी ना करके या एक केवल खेती-बाड़ी ना करके वो राजनीति में जब प्रवेश करता है तो उसका एक सपना होता है और वो सपना किसी ने पैदा किया होता है, या तो किसी किताब ने या किसी विचार ने या किसी व्यक्ति ने। तो आपके साथ में क्या था, वो थोड़ा-सा आप शेयर करें? देखिए, मैं चूंकि राजनीतिक पृष्ठभूमि मेरे परिवार की नहीं थी, ये बात सत्य है कि मेरा परिवार शुद्ध किसान था और कभी राजनीति के क्षेत्र में नहीं जुटा था। परिवार के एक बड़े वरिष्ठ सदस्य थे बाबू निहाला सिंह, जो थोड़ा दूसरे गांव में के थे लेकिन हम लोगों के ही परिवार से जुड़े थे। वो राजनीति करते थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और उन्होंने जो है कि कई बार चुनाव लड़ करके वो विधायक और मंत्री भी हुए थे। तो उनको देख करके ये लगता था कि हम लोगों को भी राजनीति के क्षेत्र में जाना चाहिए। चूंकि किसान की पृष्ठभूमि और गांव गरीब की मदद करने की जो ललक मन के अंदर रहती थी और मैं देखता था कि छोटी छोटी चीजों को लेकर के लोग परेशान हो रहे हैं और इनकी आवाज बन करके कोई सामने नहीं आता है। तो जब हमको मौका मिला तो हमने उनकी आवाज बनकर उनकी छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के तहसील, कचहरी, एसडीएम, डीएम
और एसएसपी तक जा करके उनकी समस्याओं का समाधान करता था। और उसमें एक बहुत ही शांति का अनुभव होता था कि मैंने आज सेवा के क्षेत्र में किसी की मदद की। और धीरे-धीरे इसी प्रेरणा, इसी हमारे लगन और उसको देखते हुए फिर कांग्रेस पार्टी में हमने एज ए अध्यक्ष के रूप में काम किया। और उस समय बनारस का जो है भदोही और से लेकर के चंदौली का पूरा क्षेत्र एक था। और तिवारी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि युवक कांग्रेस का वो कार्यकाल था जिसमें ब्लॉक और तहसील से लेकर के जो है न्याय पंचायत स्तर तक हमारी कमेटी गठित थी। और जब किसी आंदोलन और प्रदर्शन में लखनऊ हम लोग जाते थे तो मिनिमम 4 से 5 हजार लड़के बनारस से निकल करके लखनऊ की धरती पर उतरते थे। तो बेगम हजरत महल पार्क से आवाज आती थी कि बनारस की टीम आ गई, बनारस की टीम आ गई। तो वो संगठन आज भी हमारे साथ जो लोग संगठन में थे वो आज भी जुड़े हुए हैं। तो ऐसे इस तरीके से राजनीति की शुरुआत हुई और संगठन की क्षमता और लोगों के साथ जी जी जुड़ाव और सेवा, ये तीनों को देखते हुए हमारे सब जो है कि वरिष्ठ नेताओं ने, जो हमारे राजनीतिक गुरु के रूप में थे श्री देवेंद्र द्विवेदी, जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे, बाद में कांग्रेस के महासचिव भी हुए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के, उन्होंने आशीर्वाद दिया। और पहली बार हमको 93 में कांग्रेस के टिकट पर के चिरईगांव विधानसभा से जो है वो चुनाव लड़ने के लिए मौका दिया। जी जी वीरेंद्र जी, आप जी मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि आपने जो सार्वजनिक जीवन में जब प्रवेश किया तो आपने तो बताया, देवेंद्र द्विवेदी जी का आपने बताया, तो आप सबसे ज्यादा प्रभावित उन्हीं से हुए या जो उस समय के जो कार्यक्रम थे उस समय आप किस नेता से सबसे ज्यादा प्रभावित थे? व्यक्तिगत स्तर पे आपको बताया आपने, देवेंद्र द्विवेदी जी का बताया, लेकिन एक ऑल इंडिया लेवल के ऊपर, यूपी के लेवल के ऊपर कौन से ऐसे नेता थे जिनसे आप प्रभावित हुए? देखिए, ऑल इंडिया लेवल के नेता तो देवेंद्र द्विवेदी जी थे ही। सबसे बड़ी बात उनके अंदर ये थी कि बड़े ही ईमानदार और बहुत ही साफ हृदय के वो व्यक्ति थे, वो विद्वान थे। हम लोगों को पूरा बताते थे कांग्रेस के इतिहास के बारे में, कांग्रेस में और आइडियोलॉजी के बारे में और राजनीतिक सफर के बारे में और तमाम जो नेशनल स्तर की राजनीतिक गतिविधियां होती थी, जो हम लोग बैठते थे उनके साथ, तो बहुत सी ऐसी चीजों को वो चर्चा के दौरान हम लोगों को बताते थे, जो हम लोगों को बहुत ही आकर्षक और बहुत ही कर्णप्रिय लगता था। और उसी को सुन करके, उन्हीं के साथ रह करके, उन्हीं के तरीके से राजनीति में सुचिता और जो है कि साफ सुथरी राजनीति करने की प्रेरणा मिली। और कोशिश यही किया कि जनता के साथ कभी किसी प्रकार का धोखा या किसी प्रकार का मेरे ऊपर आरोप न लगे, और इसी को बचाए रखने की पूरी कोशिश करता रहता हूं। सीधे आगे चलते हैं वीरेंद्र जी, और आपसे मैं जानना चाहता हूं कि आपका विधायक के तौर पर क्या अनुभव रहा? आपने जो विधायकी की उसके कुछ, अगर आप कोई खास, जिसे कहते हैं हाइलाइट्स, अगर आप बताना चाहें सदन के अंदर के या सदन के बाहर के, विधायक के तौर पर आपका क्या अनुभव रहा? और फिर लोगों की जानकारी के लिए ये भी बता दीजिए कि उस समय कितना आपको वेतन मिलता था, मतलब कितना पैसा मिलता था, क्या सुविधाएं मिलती थी, ताकि लोग आज की जो सुविधाएं हैं वो तो बहुत ज्यादा हैं, उससे कुछ कंपेयर कर सकें। जी जी देखिए, जब मैं पहली बार विधायक बन के गया 96 में, तो 96 में गया, तो 96 में आपको याद होगा कि एक हंग असेंबली हो गई, किसी की सरकार नहीं बनी, और राष्ट्रपति शासन के जरिए राज्यपाल शासन जो है उत्तर प्रदेश में जारी रहा, कंटिन्यू रहा। हम लोग पहली बार चुन करके गए थे,
और मात्र 400 450 वोट से जीत करके जो है चिरईगांव विधानसभा से गए थे। 6 महीने तक बहुत प्रयास करने के बाद जब सरकार नहीं बनी, और तब ये धीरे-धीरे मन में एक आशंका लोगों की जगने लगी कि जिस वादों के साथ, विकास के वादों के साथ मैं अपने विधानसभा के लोगों से वोट प्राप्त किया हूं, अब ही उसका हम एक अंश भी उन वादों को नहीं पूरा कर पाया हूं। अगर बीच में फिर से असेंबली भंग हो गई तो मैं उनके बीच में किस मुंह से जाऊंगा, और फिर मैं क्या कहूंगा कि हम लोग गए और जाकर के बेरंग जो है लौट करके आए, और उन लोगों के वादों के साथ अन्याय होगा। तो यही, चूंकि बहुत अनुभव राजनीतिक नहीं था और बहुत ज्यादा जो है उस पर हम लोग मंथन नहीं कर पाए, लेकिन 30-40 33 लोग हम लोग थे, और 33 लोगों में से वरिष्ठ लोग थे, बच्चा पाठक जी थे, हरिशंकर तिवारी जी भी थे, और ये नरेश अग्रवाल थे, और बहुत ऐसे जो नेता थे जो 5-5, 6-6 बार के एमएलए थे। इन सब लोगों ने हम लोगों को समझाया कि भाई ठीक है, हम लोग एक अलग दल बना करके सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जो कम से कम सरकार तो चले, और 6 साल कार्यकाल पूरा, 5 साल पूरा करे सरकार, और जब हम लोग समर्थन करेंगे, सरकार बन जाएगी, तो जनता को किए गए वादे को हम लोग पूरा कर पाएंगे, तो दूसरी बार जब हम लोग विधानसभा में जाएंगे तो हो सकता है जनता हम लोगों को जो है वो फिर से समर्थन करे और दोबारा विधायक बन करके आ जाए। इन्हीं सब चीजों को दिमाग में रखते हुए हम लोगों ने लोकतांत्रिक कांग्रेस का गठन किया विधानसभा के अंदर, और गठन करके उत्तर प्रदेश सरकार बनाई। सरकार में मंत्री पद भी प्राप्त हुआ, और कौन उसी के मुख्यमंत्री जरिए था से उसका? उसमें कल्याण सिंह जी थे, मुख्यमंत्री थे जी। तो तो कल्याण सिंह सरकार जी वो को कितने समय चली? वो पूरा कार्यकाल चली, जी जी जी। 5 साल तक चली। बीच आपको में क्या कल्याण विभाग सिंह, मिला उस समय? उस समय हम एग्रीकल्चर ही प्रेफर किए थे, अच्छा। कृषि विभाग, चूंकि एग्रीकल्चर से लगाव था तो एग्रीकल्चर ही हम प्रेफर किए। और फिर कुछ दिन के बाद फिर हम जो है बिजली विभाग में आ गए, और बिजली विभाग के जरिए अपने क्षेत्र के लोगों में, जहां तक आपने सुना होगा कि एक हमारा क्षेत्र है ढाब क्षेत्र, जहां पर आजादी के बाद तक कभी बिजली गई ही नहीं थी, और वो ऐसा क्षेत्र था जो गंगा और सरोता के बीच में बसा था, और वो बड़े ही कठिन परिस्थितियों में उन लोग जीवन यापन करते थे। तो मैं सबसे पहला काम किया कि उस ढाब क्षेत्र का विद्युतीकरण कराया, वहां सिंचाई के साधन उपलब्ध कराए। वहां जब बिजली चली गई तो वहां जो है आटा पिसवाने के लिए आटा चक्की, कोल्हू के लगाने के लिए छोटे छोटे उद्योग, और ये सब लगा करके वहां जो है कि लोगों को कुछ सुविधाएं देने का जो हमने वादा किया था उसको पूरा किया। और फिर उसके बाद हर गांव में अपने जी क्षेत्र के पूरे गांव में विद्युतीकरण कराया, दूर जी। दराज तक वीरेंद्र जहां जी, भी वीरेंद्र नहीं जी, था वो मंत्री सब के पूरा तौर करा। पे, जी, जी मंत्री के तौर पे आजकल जो मंत्रियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, उस समय भी जो बिजली के ठेकेदार होंगे वो तमाम सारे काम के लिए आते होंगे, उस समय भी मतलब उस समय भ्रष्टाचार की क्या स्थिति थी, और मतलब आपका क्या अनुभव आया मंत्रिमंडल का? क्योंकि आम तौर पर ये कहा जाता है कि पूरी व्यवस्था इतनी कालिख से भरी हुई है, काजल की कोठरी है, कि उसके अंदर जो है ईमानदार रह पाना बहुत कठिन है, और अगर आप ईमानदार रह भी जाओ तो जो अफसर लोग हैं वो तो कहीं ना कहीं पर आपको बेचते ही रहते हैं। ऐसा करके जी अनुभव जो है
आया ही है, और कार्य नहीं तो कार्यकर्ता जो है कहीं ना कहीं कमाई करते ही रहते हैं आपके नाम से। तो इसका देखिए, क्या आपका अनुभव है जी? देखिए, निश्चित रूप से मंत्रालय में जब कोई भी आदमी बैठता है तो बड़े ही, अगर एक तरीके से जैसे काजल की कोठरी होती है और उससे साफ सुथरा निकल पाना एक बड़ा ही चुनौतीपूर्ण काम होता है। और आपको बता करके मुझे प्रसन्नता भी हो रही है कि आज तक 1 रुपए के गमन, 1 रुपए के भ्रष्टाचार, 1 रुपए का कोई आरोप मेरे ऊपर नहीं लगा था। पूरा 2 टर्म में था। एक टर्म में जो है वो माननीय मुलायम सिंह जी के साथ था, जिसमें उन्होंने वन मंत्रालय दिया था, और वन मंत्रालय में ही उन्होंने एक जिम्मा सौंपा था कि जो मायावती जी ने जो राजा भैया के क्षेत्र को वन क्षेत्र घोषित किया था, तो उन्होंने कहा कि तुम जो है उस वन क्षेत्र को वापस राज्य सरकार जो हो गया था उसको वन क्षेत्र से वापस लाना था। और आप जानते हैं कि जब कोई ये बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण काम था, जिसमें कानूनी सलाह और कानूनी ढंग से अगर न किया जाए तो निश्चित रूप से वो एक ऐसा विषय था कि जिसमें आदमी को कभी न कभी फंसने की चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। लेकिन आप लोगों की दुआ से मैंने किसी प्रकार का कानून का उल्लंघन किया, बल्कि तमाम जगहों से कानूनी राय लेते हुए कानून के अनुसार मैं जो है कि उस कार्य को पूरा किया। और जब मायावती की सरकार 2007 में आई तो सबसे पहले मेरी ही फाइल मंगवा करके पूरा जांच की, और आपको बता दूं कि पूरी फाइल जितना भी मेरे खिलाफ था, क्योंकि मैं मायावती की सरकार, मायावती से हट करके गया था तो मेरे ऊपर थोड़ा नाराज भी थी, और उन्होंने पूरा हमारे सारे विभागों में जहां जहां मैंने काम किया था उसकी सारी फाइलें मंगवा करके सब जो है कि उन्होंने जांच कराई, और 1 रुपए का भी घपला घोटाला जो है कि वो नहीं निकाल पाई। और बेदाग में जो है कि व्यक्तित्व मेरा जो है कि आज भी निकल करके सामने आया। और मैं यही नहीं, पूरे जहां मेरा कार्य क्षेत्र है वाराणसी और सहित उत्तर प्रदेश में, मैं चैलेंज करता हूं कि कोई एक आदमी उठ करके अगर एक आरोप लगाए तो मैं जो है कि इस बात के लिए जो है कि राजनीति से हटना पसंद करूंगा और राजनीति जो है करना पसंद नहीं करूंगा। तो मैं ईश्वर की कृपा से, बाबा भोलेनाथ की कृपा से इन सब चीजों से मैं बड़ा वंचित रहा और अपने कर्म पर ज्यादा भरोसा किया। और भले ही हमारे जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं बहुत सी बातें कहते हैं, लेकिन तिवारी जी मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो है चाचा और के लड़कों को लेकर के 7 भाई हैं, और सातों भाई सुबह 8 बजे निकल जाते हैं घर से काम पर और रात को 10 बजे लौट करके आते हैं, और एक ही घर में रहते हैं, एक ही रसोई में खाना बनता है, और एक ही साथ हम लोग जो है कि इकट्ठा आपस में कोई भी राय मशविरा होता हो करते हैं। इसलिए हम लोगों के खर्चे कम हैं, और 7 लोगों के द्वारा अगर थोड़ी थोड़ी भी कमाई होती है तो इकट्ठा कर लीजिए तो एक साथ बहुत भारी कमाई दिखती है। तो इसलिए जो भी दिखता है, जो भी हमारी हमको लोग कहते हैं, वो सब हमारे भाइयों के मेहनत और जी कमाई का नतीजा है। और एक सामूहिक परिवार होने के कारण, जैसे 10 लोगों की अलग अलग कर दीजिए लाठी होती है, और 10 को इकट्ठा कर दीजिए तो एक आदमी के लिए बहुत बड़ा गट्ठर हो जाता है। तो वही 10 भाइयों की कमाई का अगर एक जगह दिखता है तो गट्ठर दिखता है, लेकिन अगर उसको अलग अलग देख जी लीजिए बीरेन तो जी। हम भी एक साधारण व्यक्ति के तरीके से हैं, और लोगों को कहने पर जी कोई बीरेन जी। रोक नहीं लगा सकता, लेकिन मेरी अंतरात्मा जानती है कि हमने किसके साथ क्या जी किया। बीरेन जी। जी बीरेन जी। जी। तो इस तरीके से हम चाहेंगे कि आपकी पूरी जो जो ये जो राजनीतिक यात्रा रही
कि आप कांग्रेस से और फिर बसपा से, तो ये पूरी प्रक्रिया जरा बताएंगे कि आप कैसे कैसे कहाँ गए और आज की तारीख में आप कहाँ हैं राजनीति से? देखिए मैं आपको बता दूं, जो मेरा पालन पोषण हुआ है राजनीतिक रूप से, वो हमारी पृष्ठभूमि में वो जो है कि कांग्रेस की पृष्ठभूमि रही है, और एक तरीके से दक्षिणपंथी और वामपंथी विचार, जो दो विचारधारा है, उसमें हम वामपंथी विचारधारा से ज्यादा प्रभावित हैं, जिसमें समतामूलक समाज की स्थापना करना, बराबरी का दर्जा लोगों को समाज में प्राप्त हो और सब लोगों को समान अधिकार प्राप्त हो, सारे धर्मों को बराबर अधिकार प्राप्त हो और सबको किसी भी प्रकार से छुआछूत से ऊपर उठ करके मानव समाज के सेवा में अपने को समर्पित करने की जो भावना है, ये विचार हमेशा था और इस विचार से मैंने जीवन में कभी अलग नहीं हुआ। और इसलिए चाहे वो दल के रूप में देखिए, तो मैं जब भी गया कांग्रेस में गया जो इसी वामपंथी विचारधारा से प्रेरित है, बसपा में भी गया तो वामपंथी ही विचारधारा के साथ गया और वहां कहीं भी दक्षिणपंथी विचारधारा का जो है लगाव नहीं था। मुलायम सिंह जी के साथ में तो मुलायम सिंह जी जो है कि समाजवाद के पुरोधा है और उनके सानिध्य में रहकर बहुत सी चीजों का अनुभव किया हमने। और आज भी मुलायम सिंह जी जो मेरा मानना है कि मुलायम सिंह जैसा नेता न धरती पर आया था न आया है न आएगा, और इसलिए मुलायम सिंह जैसा व्यक्तित्व और उनकी प्रेरणा से जो कुछ भी उनसे सीखा है और उसी के अनुसार अपने जीवन में चलने का प्रयास करता हूं, और यही हमारी राजनीतिक यात्रा है और यही शिक्षा है, और इसीलिए आज मैं जो है समाजवादी झंडे के नीचे और राजनीति में आज बैठा हुआ हूँ। अच्छा वीरेन जी, आप तो बनारस से आते हैं और बनारस में तो ये बनारस तो खास करके अपना दक्षिणपंथियों का या अपना जैसे सांप्रदायिक तत्वों का पूरा गढ़ रहा है, और जब से वहाँ मोदी जी आए हैं तब से तो और भी पूरा एकदम से वो क्या कहते हैं कि सारे ये विपक्षी दलों पर वो वैचारिकी पर एक तरीके से अंकुश लग गया है। तो आने वाले दिनों में आप इस पूरी राजनीति को आप किस तरीके से देखते हैं? बनारस में क्या उनको चुनौती मिल पाने की स्थिति आप समझ रहे हैं? देखिए, आप तो बनारस को अच्छी तरीके से जानते हैं तिवारी जी। बनारस कभी भी दक्षिणपंथी दलों का चाहने वालों का जो है कि स्थान नहीं रहा है। हमेशा यहाँ से वामपंथी विचारधारा और समाज को एक जगह एक स्थापित करने वाले मूल्यों के आधार पर जितने भी मनीषी हैं वो यहाँ पैदा हुए हैं। ये गढ़ है उनका। कुछ बाहरी लोग आकर के इस हमारे यहाँ की विचारधारा को प्रदूषित किए। तो आप जानते हैं समाज में कितना प्रदूषण है और प्रदूषण हावी है। उसी तरीके से बनारस का जो कल्चर है, बनारस की जो सभ्यता है, बनारस की जो संस्कृति है, उसमें दक्षिणपंथी दलों का ये प्रदूषण है। आज प्रदूषण से हम लोग प्रभावित हैं। ये प्रदूषण छटेगा, ये कोहरा हटेगा और वामपंथी विचारधारा के एक स्वर्ण युग का जो है सूरज उगेगा और बनारस फिर से खिलेगा। और बनारस में दक्षिणपंथी लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। ये तो केवल आपस में लड़ाना चाहते हैं। यहाँ तो कबीर हुए, यहाँ तुलसी हुए, यहाँ जितने भी महामानव हैं वो सारे तो वही वामपंथी विचारधारा के लोग थे। कौन दक्षिण धारा का यहाँ था? आप शंकराचार्य को अगर दक्षिणपंथी मानते हैं तो आपके विचार से मेरा मतभेद है। भगवान शंकर से बड़ा समाजवादी कौन है? भगवान शंकर जो है जो के दरबार में समतामूलक जो है कि व्यवस्था के अलावा है क्या वहां पे?
भगवान शंकर जो सबको अपनाने वाले लोग हैं, भूत प्रेत पिशाच तक को अपना लेते हैं, तो गरीब अमीर का कोई मतभेद नहीं है। देखिए भगवान शंकर के मंदिर में कभी भी पूड़ी हलवा मिठाई नहीं चढ़ता है। वो प्रकृति के देवता हैं, वो असली वामपंथी हैं, असली विचारक हैं, इसलिए उनकी हम लोग छत्रछाया जो है में दक्षिणपंथी वाले लोगों वीरेंद्र का जी कहीं स्थान नहीं है, ये जान लीजिए। वीरेंद्र जी, ये जो है टेम्परेरी हमारे दौर है तिवारी जी का तिवारी बहुत प्रिय विषय है, लेकिन इसमें बहुत समय चला जाएगा। मैं तो आपने कहा कि जो है मुलायम सिंह जी से बेहतर नेता आपने कोई नहीं देखा। मैं ये जानना चाहूंगा कि आप कुछ संस्मरण आप ऐसे सुनाने चाहेंगे जिससे मालूम पड़ता है कि उनका जो एक विराट व्यक्तित्व था, विशेष तौर पे जो उनके कार्यकर्ताओं के प्रति जो उनकी मानवीय संवेदना और एक जो प्रतिबद्धता थी कि जो उनके साथ है उसके साथ में वो पूरे थे। उसमें फिर कहीं कोई शर्त नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। आपका अगर कुछ अनुभव हो नेताजी के साथ में, मुलायम सिंह जी के साथ में, तो अगर आप वो साझा करें। जी। देखिए नेताजी का जो सबसे बड़ा गुण था वो ये था कि उनके दुर्दिन के जितने भी साथी रहे हों, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, मास्टर हो, पहलवान हो, पत्रकार हो या कोई भी अधिकारी हो, यदि उनके दुर्दिन में उनके साथ रहा है तो जब भी नेताजी को मौका मिला है, उनके कठिन परिस्थितियों में नेताजी उनके साथ एक चट्टान की तरीके से उनके समर्थक के रूप में खड़े रहे हैं। ये इतनी बड़ी शख्सियत, इतनी बड़ी चीज है जो अपने से जुड़े हुए लोगों को बहुत बड़ा संबल प्रदान करता है। दूसरा चीज, गरीब कमजोर कार्यकर्ताओं की तरफ उनका विशेष ध्यान रहता था और वो उनकी तरफ आकर्षित होकर के उनके साथ जुड़ने का प्रयास करते थे। कभी अपने जो है समर्थकों को नाराज नहीं करते थे। कभी किसी विषय पे अगर वो नाराज हो जाते थे तो वो झिड़क देते थे, हटो हटो भागो भागो। लेकिन 2 मिनट के बाद, अच्छा आओ आओ आओ, क्या चाहते हो, क्या क्या कह रहे थे, बोलो बोलो, क्या चाहिए क्या चाहिए। बता रहा हूं, इतना बड़ा हृदय, इतना बड़ा जो है कि व्यक्तित्व, इतने बड़े जो है विचारक, उनसे बड़ा कोई नहीं था। और मैं उनके सानिध्य में रह करके, हम तो 5 साल उनके साथ, नेताजी के साथ रहे हैं, और नेताजी के व्यक्तित्व और कृतित्व का मैं बहुत बड़ा कायल हूं। और उनके जैसा नेता इस धरती पर अभी तक मेरे सानिध्य जी। में, मेरे नजर में कोई नहीं। हम लोगों का भी वीरेंद्र जी, हम लोगों का भी इसी तरीके का अनुभव रहा है। नेताजी के साथ में बहुत लंबा अनुभव रहा। जो बात आपने कही वो अक्षरशः एकदम सही है। हम बहुत आगे निकल करके अभी आज की जो परिस्थिति है उसके ऊपर हम आपसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि नहीं, 41 मिनट एक हो गया एक है चीज जरा और दिमाग में आ रही है, 19 छूट मिनट केवल गया। बाकी है। जी एक एक जी मिनट जी, एक बोलिए बात मैं बोलिए। कह देना चाहता हूं, नहीं तो उनके व्यक्तित्व के बारे में बहुत सी चीज छूट जाए, बहुत बड़ी चीज छूट जाएगी। देखिए नेताजी जो अनुभव करते थे, देखिए नेताजी जब पहली बार मुख्यमंत्री हुए तो उनको अनुभव हुआ कि गांव के लोग साइकिल से शहर आते हैं, और साइकिल पे आपको नगर निगम का एक नंबर लगता था, और जिससे गांव के लोगों की साइकिल पकड़ा जाती थी चुंगी पे, तो इंस्पेक्टर घूमते थे। वो अनुभव उनको था। उन्होंने आते ही सबसे पहला काम किया कि वो साइकिल का नंबर वाला सिस्टम हटा दिया, और साइकिल पे जो नंबर लगता था, जिससे लाखों किसानों को जो है कि बड़ी राहत महसूस हुई। चुंगी प्रथा हटा दी, जो गांव में जो चुंगी किसानों से उनके उपज की ली जाती थी, और जैसे ये जो है मिट्टी के बर्तन बना करके लेकर के आते थे किसान, वो सब प्रथा खत्म की। जब वो रक्षा मंत्री हुए तो हमारे सैनिकों के शव को जो वहीं दफना दिया जाता था, उस प्रथा को खत्म करके सैनिकों के शव को सम्मान पूर्वक उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था उन्होंने बनाई। उन्होंने महसूस किया कि आम जनता, इसीलिए कहा जाता है कि नेताजी पहले आम जनता की क्या कठिनाई है उसको समझते थे और उसको दूर करने का प्रयास करते थे, इसीलिए नेताजी थे, और इसीलिए उनको महान हम लोग समझते हैं। तिवारी जी जी।
जिसे आप म्यूट हैं। हाँ, तो आज जो स्थिति है देश में, अपना जिस तरीके से चल रहा है कि एक बार फिर वो स्थिति बन रही है कि एक समय धारा थी कि कांग्रेस के खिलाफ सारे लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने विकल्प दिया। लेकिन आज वही स्थिति हो गई है कि आज भारतीय जनता पार्टी इतनी अपने आप को मजबूत है, अपना तरह से इतना धन तंत्र और इतना बाहुबल और अपना इकट्ठा करके है कि एक बार फिर सबको इकट्ठा होने की आवश्यकता महसूस हो रही है। तो आप इस समय मौजूदा राजनीति को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये संभव हो पाएगा? जो लोग जो कांग्रेस के मधुर विरोधी लोग अब कांग्रेस को साथ लेकर के इकट्ठा हो पाएंगे? देखिए, एक बार आपको मैं याद दिला दूं, आप तो अनुभवी खुद हैं, लेकिन याद दिलाना चाहता हूं कि जब इंदिरा जी एक बार 67 में आई थी, उनको जो है उनके खिलाफ कांग्रेस दो फाड़ हो गई थी। उस समय वामपंथी दलों ने इंदिरा जी का सहयोग करके उनकी सरकार को बचा ली थी, और इंदिरा जी ने वो सारे एजेंडे जो वामपंथियों के थे वो उन्होंने अपना लिया, चाहे वो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, चाहे बड़े बड़े जो है संस्थानों का राष्ट्रीयकरण हो, एनसीएल हो, बीसीएल हो, सीसीएल हो, चाहे नाल्को हो, बाल्को हो, डाल्को, तमाम इस्पात के कारखाने, बैंक, सबका राष्ट्रीयकरण कर दिया। और जब राष्ट्रीयकरण कर दिया तो वो सारे दलों के पास कोई मुद्दा नहीं गए, एक तरीके से कांग्रेस में समाहित हो गए और 71 में प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस आई। यहां पार्टी से किसी का विरोध नहीं है, पार्टी के विचारधारा से लोगों का विरोध है। और आज के डेट में राहुल गांधी जी वो सारे जो है कि विचारों को लेकर के, जैसे समाजवादी पार्टी ने पीडीए को लेकर के आगे बढ़े और पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक के कल्याण के लिए दिमाग में रख करके और समता मूलक समाज और समाज में एक बराबर समाजवादी व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन सिद्धांतों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस भी कमोबेश उन्हीं के सिद्धांतों को लेकर के जब कांग्रेस आगे बढ़ रही है तो उस समय दुराव तो कोई प्रश्न नहीं खड़ा होता। दुराव तो विचारधाराओं के टकराहट से होता है ना। जब कांग्रेस अपनी विचारधारा में समाहित कर ले रही है समाजवादी की विचारधारा, तो वहां टकराहट कम होने की नौबत आती है। इसी तरीके से जितने भी दल हैं, चाहे लालू जी भी हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो अन्य जो छोटे छोटे जो क्षेत्रीय दल हैं, वो सारे दलों की जो विचारधारा है, उस विचारधारा को इंडिया गठबंधन जो है वो समाहित कर रहा है एक साथ। तो जब इन विचारधाराओं के साथ जो है कि कोई टीम चलेगी तो कोई टकराहट नहीं होगी, और जब कोई टकराहट नहीं होगी तो इंडिया गठबंधन मिल करके वो इस बार चुनौती जो है भाजपा को देगा, और भाजपा को दे करके मेरा पूरा विश्वास है कि भाजपा को इस बार 2024 में हराएगा। अच्छा वीरेन जी, अब जैसे उस समय तो अपने इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीयकरण किया ये तमाम निजी बैंकों को सबको करके, और कांग्रेस विरोध के नाम पर जब सब लोग इकट्ठा हुए तो उसके बाद हम देखते हैं कि आज तो उनका धुर विरोध में उनके एकदम से उलट में अपना फिर से सारी संस्थाओं का निजीकरण किया जा रहा है। और इतने दिनों तक जो विकास यात्रा पर हमारा समाजवाद और समाजवादी दर्शन और समाजवादी व्यवस्था गई थी, उसके ठीक उलट आकर के एकदम से ध्वस्त कर दिया उस सारी व्यवस्था को। तो क्या आने वाले दिनों में, और ये इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं से कांग्रेस ही की थी, अपना मनमोहन सरकार से शुरू हुआ या नरसिम्हा राव सरकार शुरू हुआ था, तो क्या वो वैचारिकी आज की तारीख में भी कांग्रेस की है? और कांग्रेस के नेतृत्व में फिर किस तरीके से इस भारतीय जनता पार्टी के ये वैकल्पिक रूप से व्यवस्था बन पाएगी? आप इस पर क्या सोचते हैं? देखिए, हमको जो देखने से मिला है कि कांग्रेस उस विचारधारा से पीछे हट करके जो उस समय की विचारधारा थी, देखिए उसमें विकेंद्रीकरण, ये सब चीजें जो विनियमितीकरण और जो है ये सब जो है कि आर्थिक मुद्दों पर है, ये एक अलग विषय है। लेकिन राजनीतिक मुद्दों पर यदि कांग्रेस अपनी विचारधारा से कंप्रोमाइज करती है और
समाजवादी पार्टी और अन्य दलों के द्वारा उठाए गए जो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के कल्याण का जो गठबंधन है, उनकी विचारधारा को, समाजवादी विचारधारा को अगर अपनाती है तो फिर टकराहट होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। लेकिन जब वो अपनी विचारधारा थोपने का प्रयास करेगी कांग्रेस, तो फिर वहां पर विचारों में मतभेद होगा, फिर टकराहट होगी। तो इन सब मुद्दों पर हमारे राष्ट्रीय नेता बात करेंगे और सोचेंगे, समझेंगे, और फिर जो फैसला लेंगे। समाजवादी तो अपने जमीनी स्तर पे काम कर रही है और यहाँ पे संगठन और इस सब तरीके से लड़ने की का पूरे इंतजाम सब लोग कर रहे हैं। अच्छा बीरेन जी, एक चीज हम देखते हैं कि अभी जैसे वो क्या कहते हैं कि वो ये पीडीए बना और एक गठबंधन और बन रहा था, और उसके बाद एक बड़ा परिवर्तन हुआ, इंडिया को लेकर के गठन हुआ और 3 बार उसकी बैठकें भी हुई, और ये उम्मीद की जा रही थी इंडिया बहुत मजबूती के साथ एक विकल्प के रूप में बन रहा था। लेकिन ये जो 5 राज्यों का चुनाव हुआ है, इन 5 राज्यों के चुनाव में इंडिया गठबंधन के बीच कहीं न कहीं से थोड़ा सा तफरका पैदा हुआ और मनमुटाव पैदा हुआ है। तो आप इसको आप किस तरीके से देखते हैं? आने वाले दिनों में ये मतभेद खत्म होकर के सब इकट्ठा हो जाएगा, ये आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, हर राजनीतिक दल अपना विस्तार चाहता है। समाजवादी भी अपना विस्तार की कर रही थी और मध्य प्रदेश में अपने कैंडिडेट को लड़ाई है। समाजवादी ने कांग्रेस और इंडिया के सामने समर्पण नहीं किया है कि हम उनके सामने हम समर्पण कर दिए, चाहे जो करिए। हम अपने गठबंधन के साथ उनके साथ सहयोगी के रूप में खड़े हो रहे हैं। तो हमारा गठबंधन का हमारा जो पार्टी है, उस पार्टी का विस्तार करना मेरा मूल अधिकार है और हमने उस पार्टी के विस्तार के करने की नियत से हम जो है कि प्रदेश में हो रहे जो चुनाव है उसमें अपने प्रत्याशियों को खड़ा किए, उनके पक्ष में प्रचार किए, अपनी नीतियों का प्रचार किए और उसी प्रचार के जरिए हमारे प्रत्याशी खड़े हैं और हम जो है कि 4 या से 5% वोट पाने का हम लोग का लक्ष्य था, वो हम लोग अचीव कर। अच्छा बीरेन जी, इस बीच एक डेवलपमेंट ये हुआ है, अब ये एक समय था कि जब इनका कमंडल आंदोलन चला तो उसको लेकर के मंडल आंदोलन, और उसके बीपी सिंह जी बहुत बड़े नेता बनकर के अपना उभरे थे, और फिर एक तरीके से ये अपना जिस तरीके से देशव्यापी नफरत फैला करके और तरह तरह का हिंसा फैला करके और ये मास किलिंग करके ये भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ना चाहती है, तो वो चीज एक बार हम फिल्म देख रहे हैं कि बीपी सिंह फिर से एक अवतार के रूप में स्थापित हो रहे हैं, और उत्तर प्रदेश से निकलकर, जिस बीपी सिंह को लोग जानते नहीं थे, वो बीपी सिंह अब उत्तर प्रदेश से निकलकर के ठीक उनकी इतनी बड़ी प्रतिमा लगाई जा रही है तमिलनाडु में जब वो अवतरित हुए हैं, और तमिलनाडु में तमाम इसके चैंपियन देश भर के हैं, इंडिया के नेता रहे, लेकिन अखिलेश या उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को वहां ले जाते हैं, स्टालिन साहब बुलाते हैं और उनके नेतृत्व में, उनके प्रतिनिधित्व में वहां पर बीपी सिंह की वो प्रतिमा का अनावरण करते हैं, और वहां से फिर एक नारा बुलंद होता है पीडीए कि ये पीडीए इसका विकल्प बनेगा। तो इस घटनाक्रम को आप किस तरीके से देखते हैं? पीडीए कोई पार्टी तो है नहीं, पीडीए कोई पार्टी नहीं है। पीडीए एक विचार है कि हम अपने विचारों में इन तबकों को हम शामिल करते हैं, पिछड़ा है, दलित है और अल्पसंख्यक है, तो इनको समावेशित करने के लिए समावेशी विचारधारा के साथ उससे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जहां तक बीपी सिंह का प्रश्न है, चाहे किन परिस्थितियों में ही सही, लेकिन विश्वनाथ प्रताप ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया, जिससे आज 27% आरक्षण पाने का हकदार जो है कि पिछड़ा वर्ग जो है कि है और उसका लाभ भी ले रहा है। तो इसलिए जो लोग महसूस किए हैं वो लोग अपना उनको सम्मानित करने का प्रयास किए। इसमें अगर किसी के कृत्य पर किसी को सम्मानित करना चाहे तो उसमें किसी प्रकार की बुराई तो है नहीं। और जहां तक समाजवादी की है तो समाजवादी पार्टी इसका मुख्य भूमिका में थी उस समय,
और इसलिए समाजवादी पार्टी के नेता को उन्होंने आमंत्रित किया और ये इस पर हमको गर्व है कि माननीय अखिलेश जी को स्टर्लिंग ने तो इस तरीके से हमारे साथ ये बीरेंद्र सिंह जी थे बनारस से। और ये मंडल राजनीति जिस तरीके से आगे बढ़ रही है और पिछड़ों को, दलितों को, इनको आगे बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है, और उसमें स्टालिन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। और इसके पहले इंडिया गठबंधन के लिए नीतीश कुमार जी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।